तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज फर्स्ट सेशन है और फर्स्ट सेशन में ही मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। आई होप यू ऑल आर ओके विद दैट, क्योंकि क्या होता है हम लोग डिफिकल्ट टॉपिक बाद के लिए छोड़ देते हैं और फिर कंप्लीट नहीं हो पाता या कंफ्यूजन रह जाता है। इसीलिए डिफिकल्ट टॉपिक मैंने सोचा कि क्यों ना पहले ही करा दो। ओके चलो ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। तो उसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारे क्लासेस कैसे चलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पेपर 2 में मैं सिर्फ एमसीक्यूज करवाती हूँ, यहाँ पर वैसा नहीं रहेगा। यहाँ पर हम लोग कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। एक शॉर्ट कंप्लीट नोट, जिसके अलावा आपको और भी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई विल प्रोवाइड यू कंप्लीट नोट्स, और इस कंप्लीट नोट्स के बाद देयर विल बी सम अराउंड 15 to 20 एमसीक्यूज जो कि इस नोट से रिलेटेड होंगे, और हम लोग उसे भी सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स आपको री-स्ट्रेंथन हो जाए, ठीक है। सो आई बी स्टार्टिंग नाउ। और हमारा पहला टॉपिक है क्या, एजुकेशन, ठीक है। टीचिंग से भी पहले क्या आती है, टीचिंग से भी पहले आता है एजुकेशन, ठीक। और एजुकेशन होता क्या होता है एजुकेशन। तो द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू एक्सपैंड द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन इट्स all pervading spirit which manifests and realizes itself in and through the whole universe, ठीक है। क्या कह रहा है, मतलब एजुकेशन का पर्पस ये होता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ के जो भी चीजें उसे, जो भी फील्ड उसे दिखे, ठीक है, जो भी सिचुएशन दिखे, ऑल परवेडिंग स्पिरिट, जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए भी बहुत सारी लाइन खुली है। किसी भी स्टूडेंट के लिए या तो वो यूजीसी नेट या फिर बैंकिंग या फिर यूपीएससी या फिर रिसर्च या फिर ही कैन बी ए साइंटिस्ट, वो अपनी लाइफ को किसी भी तरीके से चेंज कर सकता है, कोई सा भी ऑप्शन अडॉप्ट करके। वो उसकी लाइफ उसे जो कुछ भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, पूरा यूनिवर्स उसे जो कुछ भी ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि आप लाइफ में ये बन सकते हो, तो वो कैसे बनेगा, वो एजुकेशन के थ्रू ही बनेगा, ठीक है। अगर हम एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं किसी बंदे को, तो वो एक कुएं के मेढक की तरह ही रह जाता है। वो अपनी लाइफ के हर सिचुएशन, हर पॉसिबिलिटीज को रियलाइज नहीं कर पाता, जो कि उसे पूरी की पूरी यूनिवर्स प्रोवाइड करती है। आप एजुकेशन के थ्रू कुछ भी बन सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, अपनी लाइफ में मैक्सिमम अचीव कर सकते हो, राइट। तो देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ डेफिनेशंस ऐसे आ जाते हैं एग्जामिनेशन में, या फिर कुछ ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें कि एजुकेशन, लर्निंग, टीचिंग, ये सब का डेफिनेशन रहता है, और आपको एलिमिनेट करना पड़ जाता है कि कौन सा डेफिनेशन टीचिंग का है, कौन सा लर्निंग का है, कौन सा एजुकेशन का है। तो मीनिंग पता रहेगा तो यू विल बी एबल टू डू दैट इजिली। फिर देखिए, अकॉर्डिंग टू हेनरिक पेस्टोलॉजी, एजुकेशन इज द नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इननेट पावर। कितनी बड़ी बात कही है, कितनी बड़ी बात कही है कि जो एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन एक नेचुरल डेवलपमेंट है, एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, एक इंसान की इननेट मतलब अंदर की, किसी भी इंसान के अंदर की शक्तियों को डेवलप कौन कर सकता है, एजुकेशन। एजुकेशन ही उसको पावरलेस से पावरफुल बना सकता है। कुछ भी लाइफ में सबसे, पूरी हमारे जिंदगी में कोई भी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें रिस्पेक्ट दिलाती है, हमें वैल्यू दिलाती है, हमारा सेल्फ एस्टीम बनाती है, तो वो होता है एजुकेशन। बिना एजुकेशन के यू आर लाइक एनीबडी कैन से एनीथिंग टू यू, बट एजुकेशन के साथ आपके अंदरूनी, आपकी शक्ति, आप रियलाइज करते हो हु यू कैन बी। दिस डेफिनेशन मीन्स ईच ह्यूमन बीइंग हैज इमेंस मतलब बहुत सारा, इमेंस नेचुरल एंड इनबॉर्न टैलेंट इन हिम। एजुकेशन बताता है कि हर इंसान के अंदर बहुत सारी शक्तियां होती है नेचुरली, और जो कि एजुकेशन जो है उसको डेवलप करने की एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। कंड्यूसिव मतलब हेल्पफुल, तो एजुकेशन जो है वो एक हेल्पफुल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है ताकि वो शक्तियां, वो जो टैलेंट है वो डेवलप हो सके। वी ऑल एग्री विद दैट, राइट। उसके बाद देखिए, हैविगस्ट एंड न्यूगार्टन, ये सारे साइंटिस्ट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप डेफिनेशन याद रखिए और मीनिंग समझिए। एजुकेशन शब्द का मीनिंग क्या होता है, बस वही। उन्होंने भी तो कुछ फंक्शंस बताए, एजुकेशन के कुछ फंक्शन होते हैं। एजुकेशन का क्या फंक्शन होता है, अ मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स सोसाइटी एज इट इज और अ स्टेबलाइजर ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशन सोसाइटी को स्टेबलाइज करता है, बिल्कुल स्टेबलाइज करता है, क्राइम रेट को घटाएगा। सब लोग जब अपनी शक्तियां रियलाइज करेंगे तो वो देखेंगे कि एक
अच्छा सोसाइटी कैसे होनी चाहिए और हर कोई उसी की तरह वर्क करेगा, अनएजुकेटेड पीपल की सोसाइटी भी अच्छी नहीं रहेगी, राइट। एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, बिल्कुल सोशल चेंज भी होता है, और अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द आइडियाज ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है। आज जो सोसाइटी के जो भी आइडियाज है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो भी हमें एजुकेशन सिखाता है, समझाता है, ठीक है। आज मैं कहीं पढ़ रही थी कि एजुकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म शुड नॉट बी जॉइन टुगेदर। अगर एजुकेशन के साथ अगर हम बिजनेस को जोड़ देंगे तो वो साथ में नहीं चलेगा, क्योंकि अगर बिजनेस चल जाएगा तो एजुकेशन को क्या बना देगा, वो एजुकेशन को वो वेस्ट कर देगा, ठीक है। आज अगर बड़े बड़े कोचिंग ही हो गए, ठीक है, वो आपसे बहुत बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हैं, जैसे कि हम देखते हैं आजकल जेईई पीएमटी के, या फिर कुछ स्कूल्स होते हैं बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं बिकॉज दे आर मेकिंग बिजनेस आउट ऑफ इट, और उनकी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, एजुकेशन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो दैट मीन्स व्हाट, बिजनेस इज डिस्टर्बिंग एजुकेशन। ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन, जिससे नेट पे क्वेश्चन आता है और हमें ये फिलोसफीज कभी क्लियर ही नहीं होती, ठीक है। तो आज हम इन सबको अच्छे से समझेंगे, फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन क्या क्या होता है। तो देखिए, पहली फिलोसफी क्या है, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म मतलब क्या होता है, आइडियलिज्म मतलब क्या होता है, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म या फिर रियलिज्म, इन सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और जनरली ये ठीक से हमें समझ नहीं आते, ठीक, क्या क्या होता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ आइडियलिज्म, तो क्या हो जाएगा आंसर, प्लेटो, ठीक है, प्लेटो। खैर, आई डोंट नो इफ इट वर्क्स फॉर यू और नॉट, बट इट वर्क्स फॉर मी दैट कहीं पर कोई मैं सिंबल ले लेती हूँ एल और ए, तो प्लेटो में भी एल ए है, तो प्लेटो का आइडियलिज्म होगा। इस तरह से आप कोई रिटोरिक बना सकते हो, कोई मिनोमिक्स बना सकते हो, और उसमें दुनिया में एक ही चीज एग्जिस्ट करती है जो कि एजुकेशन में हेल्प करेगी, वो है आइडिया, है कि आपका आपका सोच, आपका आइडिया ही एजुकेशन है, वही दुनिया को बदल सकता है, आइडिया को ही सुप्रीम मानता है, ठीक। जैसे देखिए, तो एम ऑफ एजुकेशन, तो आइडियलिज्म से एजुकेशन कैसे रिलेटेड है, तो एम ऑफ एजुकेशन हियर इज टू डिस्कवर एंड डेवलप ईच इंडिविजुअल्स एबिलिटी एंड फुल मोरल एक्सीलेंस सो दैट सोसाइटी कैन बी बेटर सर्व। तो आइडियलिज्म में एजुकेशन इस तरीके से होना चाहिए कि हर कोई के मन में, हर कोई ज्यादा से ज्यादा अच्छा आइडिया सोच सके, सिंपल, ठीक है, कि लोगों को इस तरह से डेवलप कराना है, हर पर्सन को, हर स्टूडेंट को इस तरह से हमें डेवलप कराना है एज अ टीचर, ताकि उनके एबिलिटी डेवलप हो, उनका मोरल एक्सीलेंस डेवलप हो, ताकि वो लोग ज्यादा से उनके आइडियाज पे फोकस करना है, उनका माइंड डेवलप होना चाहिए, ठीक है, ताकि बेटर आइडियाज आ सके उनके माइंड में, राइट। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, करिकुलम एम्फेसिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइंड, जो भी हमारा करिकुलम होना चाहिए उसको माइंड पे फोकस करे, ताकि हमारा माइंड इतना विकसित हो कि हम हर चीज को लेकर के हमारे पास उसको डेवलप करने के अच्छे आइडियाज हो, यही चाहता है आइडियलिज्म, ठीक है। विद फोकस ऑन डेवलपिंग एंड क्रिएटिंग आइडियाज, तो हमारा जो करिकुलम है उसका फोकस होना चाहिए कि आइडियाज को डेवलप करे, आइडियाज को क्रिएट करे, थोड़े लेक्चर, डिस्कशन एंड सोक्रेटिक डायलॉग मेथड, ठीक है। लेक्चर, हम क्लासरूम में लेक्चर दें, क्लासरूम में डिस्कशन करें, ताकि बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा आइडियाज को क्रिएट और डेवलप करना सीखें। एंड सोक्रेटिक डायलॉग मेथड, कभी कभी आ सकता है कि सोक्रेटिक डायलॉग मेथड क्या होता है, तो वो क्या होता है, अ मेथड दैट यूजेस क्वेश्चनिंग टू हेल्प स्टूडेंट डिस्कवर एंड क्लैरिफाई नॉलेज। हम बार बार बच्चों से किसी भी टॉपिक के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि बच्चों को समझ में आया कि नहीं, उनकी नॉलेज क्लैरिफाई हुई कि नहीं उस टॉपिक को रिलेटेड, उसी को कहते हैं सोक्रेटिक डायलॉग मेथड, ठीक है। तो फिर अगर एग्जाम में आया इंट्रोस्पेक्शन, किसमें आएगा, इंसाइट एंड होल पार्ट लॉजिक आर यूज्ड टू कॉन्शियसनेस एंड कॉन्सेप्ट्स इन माइंड। तो ये सारे मेथड यूज करते हैं हम लोग अपनी टीचिंग में, ताकि आइडियलिज्म की फिलोसफी प्रॉस्पर करे। आइडियलिज्म की फिलोसफी को लेकर के हम ये सारी चीजें को हम प्रैक्टिस करते हैं फॉर टीचिंग, राइट, समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट, नेचुरलिज्म। अब देखिए नेचुरलिज्म क्या बताता है, कॉन्ट्रेरी टू आइडियलिज्म। इनफैक्ट ये सारी चीजें थोड़ी कभी कभी बोरिंग लगती है, समझ में नहीं आती, बट काफी इंटरेस्टिंग भी है अगर आप आपका नजरिया वैसा रखो तो, ठीक है। अब देखिए नेचुरलिज्म क्या बोलता है, जैसा कि नाम बता रहा है, नेचुरलिज्म इज अ फिलॉसफी with the belief that nature alone represents the entire reality। यहाँ पे आइडियलिज्म में क्या था, आइडियाज ही रियलिटी है, जो जितना आइडियाज लाएगा बस आइडियाज से ही दुनिया बनी है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी, ये नेचुरलिज्म कहता है, ठीक है।
ह्यूमन लाइफ इज अ पार्ट ऑफ नेचर. हम लोग क्या है, वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर. ठीक है. इट इज अ सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी. जो नेचर है वो सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी है, हैविंग इट्स ओन नेचुरल मैटर, नेचुरल फोर्स एंड नेचुरल लॉज. नेचर के पास अपना नेचुरल लॉज है, नेचुरल फोर्स है. डेली सन राइजेस इन द ईस्ट. व्हेन सन राइजेस तो वेजिटेशन प्रॉस्पर होते हैं. उसके बाद सनराइज होता है तो फिर हमारी लाइफ फिर एक्टिव होती है. ठीक है. और फिर एवरीथिंग जस्ट गोज ऑन. उसके बाद फिर सन जो होता है वो वंस द सन गोज डाउन देन एवरीथिंग जस्ट स्टॉप. और उसके बाद फिर मिट्टी हो गई, सॉइल हो गई. सॉइल से ही हमें खाने पीने को सब कुछ मिलता है. तो नेचर अपने आप में काफी है एक ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए. नेचर का अपना फोर्स है, नेचर का अपना लॉज है और नेचर ही अल्टीमेट रियलिटी है. ठीक है. उसके बाद देखिए इट्स एम्फेसिस इज ऑन मैटर एंड फिजिकल वर्ल्ड. तो नेचुरलिज्म का एम्फेसिस क्या है, मैटर पे है, फिजिकल वर्ल्ड पे है कि हाँ फिजिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है. राइट. देयर इज सॉइल, देयर इज एयर, देयर इज वाटर जो हम लोगों की लाइफ को सस्टेन कर रही है. राइट. इट डज नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एंड सुपरनेचुरलिज्म. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नेचुरलिज्म किस पे बिलीव करता है, वही 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर क्या हो गया, एयर, वाटर, सॉइल, सन, लाइक सम मोर इज देयर. ठीक है. तो वो सारी जो चीजें हैं वो सब मिला करके हमारे अर्थ में एग्जिस्ट कर रही है, लाइफ को एग्जिस्ट कर रही है. और सुपर नेचुरलिज्म जैसी कोई चीज नहीं होती, स्पिरिचुअलिटी जैसी कोई चीज नहीं होती. जो है नेचर है. कहते हैं ना गॉड इज सन. सन को गॉड माना जाता है, सन को गॉड माना जाता है क्योंकि जो हमारे जो सूरज भगवान है वही इनफैक्ट अगर एक दिन भी सूरज का उदय नहीं होगा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी. ठीक है. उनके थ्रू ही सारे नेचर के लॉज, वही बेस है जिसके थ्रू सारे नेचुरल लॉज हैं. द सन इज द अल्टीमेट नेचुरल फोर्स. तो सन इज ओनली गॉड्स और बाकी स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं है. ठीक है. कोई भी ऐसा सुपर नेचुरल पावर नहीं है, जो कि कोई भगवान नहीं है जो कि अर्थ को सस्टेन कर रहे हैं. कोई ऐसा दानव भी नहीं है, कोई असुर नहीं है. तो वो सारी चीजें हैं इसमें, जो है सामने है वो सब कुछ है. आवर सेंसेस आर गेटवे टू नॉलेज एंड नेचर इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज. या क्या बताता है, नेचर इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज. माइंड इज सबऑर्डिनेट टू नेचर. और हमारा माइंड क्या होना चाहिए, हमारा माइंड ऐसा होना चाहिए कि नेचर लाइफ को कैसे सस्टेन कर रही है उसे हमें समझ में आना चाहिए. माइंड को वैसा समझ में आना चाहिए. तो जो हमारा एजुकेशन प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, हमारी टीचिंग कैसी होनी चाहिए. द एजुकेशन प्रोसेस मस्ट बी प्लेजरेबल एंड सेट इन नेचुरल सराउंडिंग. ठीक है. हमारा एजुकेशन प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि प्लेजरेबल हो, नेचुरल सराउंडिंग में हो, ताकि हम नेचर को समझ सके. राइट. रियलिज्म. अगर कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, या मैं ज्यादा बता रही हूँ या कम बता रही हूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं. मैं अकॉर्डिंगली बताऊंगी. मैं अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी कुछ भी डाउट लगे या डाउट नहीं भी लगे तो भी आप बता सकते हैं. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट रियलिज्म. हमने क्या क्या सीख लिया, आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म. कई बार क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए मैं एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ. ठीक है. रियलिज्म. रियलिज्म में सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा वो क्या है, अरिस्टोटल इज द फादर ऑफ रियलिज्म. ठीक है. दूसरा, रियलिज्म होता क्या है, तो रियलिज्म जैसा कि नाम बता रहा है, रियलिज्म मतलब जो चीजें रियल है, जिसको हम टच कर पा रहे हैं. अल्टीमेट रियलिटी इज द वर्ल्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. जो वर्ल्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की अल्टीमेट रियलिटी है. आइडियलिज्म क्या बताया था, अल्टीमेट रियलिटी इज वर्ल्ड ऑफ आइडियाज. नेचुरलिज्म क्या बताया, अल्टीमेट रियलिटी इज नेचर. और रियलिज्म क्या बता रहा, अल्टीमेट रियलिज्म इज अल्टीमेट रियलिटी इज वर्ल्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट. जो भी चीज हम टच कर पा रहे हैं, जो भी चीजें हमारे आसपास अवेलेबल है, जो हम देख पा रहे हैं, बस वही रियलिटी है. बाकी क्या भूत भविष्य हमें नहीं पता. द फोकस इज ऑन द बॉडी, द फोकस इज ऑन द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. द फोकस इज ऑन द बॉडी, द फोकस इज ऑन द ऑब्जेक्ट. तो हम इसमें हमें क्या करना है, हमें देखना है कि क्या क्या चीजें हमारे आसपास है. ठीक है. और उन सबको स्टडी करना है. बस सीधा सीधा चीज है, क्योंकि जो भी हम देख पा रहे हैं बस वही दुनिया है. मटेरियलिज्म है. ठीक है. और आइडियाज इसमें बिल्कुल भी सस्टेन नहीं करती. ठीक है. फिर देखिए, दे आर रियलिस्टिक करिकुलम फोकस ऑन सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड. तो रियलिज्म में अगर हमें टीचिंग करनी हो एज अ टीचर, तो हम करिकुलम कैसे डिजाइन करेंगे, तो हम करिकुलम डिजाइन करेंगे जिसमें कि हम फिजिकल वर्ल्ड को स्टडी कर सकें. राइट. पर्टिकुलरली मैथ्स एंड साइंस एग्जाम में अगर आएगा तो देखिए, मैथ्स एंड साइंस हमें फिजिकल वर्ल्ड को स्टडी करने में ज्यादा हेल्प करते हैं. राइट. फिलोसफी नहीं रहेगी हमारे सब्जेक्ट में. फिलोसफी रहेगा क्या, नहीं रहेगा. हमारे में भी और लैंग्वेज ना रहे, फिलोसफी ना रहे, लेकिन जो चीजें
फिजिकल चीज से रिलेटेड है, फिजिक्स रहेगा, फिजिक्स मैथ्स और साइंस हमें तो अच्छे से पढ़ा, उसी में फोकस रहेगा, राइट। द टीचिंग मेथड फोकस ऑन मास्टरी ऑफ फैक्ट्स, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मास्टरी ऑफ फैक्ट्स, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हो गए, ठीक है, उसके बाद फिजिक्स के और भी जो न्यूटन्स के लॉ हो गए, वो सारी चीजें हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को ही हम सही सच मान रहे हैं और कुछ को नहीं। एंड बेसिक स्किल्स थ्रू रिसाइटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, तो हमारा टीचिंग मेथड किस पे फोकस करेगा, मास्टरी ऑफ फैक्ट्स, हम फैक्ट्स को याद करें और बेसिक स्किल्स को समझे थ्रू रिसाइटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। रिसाइट करके मतलब बार बार रिपीट करके, ठीक है, बार बार रिपीट कर करके, और डेमोन्स्ट्रेशन बार बार, रिसाइटेशन मतलब बार बार रिपीट करके पढ़ना, उसे रिसाइटेशन कहते हैं, और डेमोन्स्ट्रेट करके, ठीक है। करिकुलम शुड बी साइंटिफिक एंड स्टैंडर्डाइज्ड, हमारा करिकुलम साइंटिफिक होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, हर चीज का एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए, और स्टूडेंट शुड डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड साइंटिफिकली, ठीक है। समझ में आया रियलिज्म? ओके, समझ में आया। न्यूटन का जो लॉ था कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है, क्योंकि हम सामने देख रहे हैं कि हमारा फिजिकल ऑब्जेक्ट की सेब ग्रेविटी के कारण नीचे गिरा, तो हमें ग्रेविटी को पढ़ना है, दैट इज व्हाट इज रियलिज्म, सिंपल, ठीक। जो हमें दिख रहा है वो क्या और कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस दैट इज व्हाट इज रियलिज्म। नेक्स्ट देखिए प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म को हम क्या कहते हैं, एक्सपीरियंशियलिज्म, एक्सपीरियंशियलिज्म भी कहते हैं, और ये भी बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बताता है कि अल्टीमेट रियलिटी इज व्हाट इज वर्किंग, नहीं समझ में आया, आगे देखते हैं। ए pragmatism lives in world of facts, ठीक है, for him those things which are experienced or observed are real, ये दोनों में डिफरेंस है, रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म में डिफरेंस है। डिफरेंस इसमें क्या है कि प्रैग्मेटिज्म इसमें, रियलिज्म में ट्रूथ क्या है, ट्रूथ इज फिजिकल ऑब्जेक्ट, और प्रैग्मेटिज्म में ट्रूथ क्या है, ट्रूथ इज व्हाट वर्क्स, ठीक है। कि प्रैग्मेटिज्म में ट्रूथ जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ पे ट्रूथ एब्सोल्यूट है, रियलिज्म में ट्रूथ एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट मतलब फिक्स्ड, जो सदा सदा के लिए सस्टेन करे, चेंज ना हो, पर प्रैग्मेटिज्म में ट्रूथ चेंज हो रहा है, ट्रूथ चेंज हो रहा है, ट्रूथ इज व्हाट वर्क्स, ठीक है। जैसे कि प्रैग्मेटिज्म में हमें ये बताया जाता है कि जैसे जैसे आपका सिचुएशन चेंज होता जाता है, वैसे वैसे आपका एजुकेशन लेवल ऐसा होना चाहिए कि बार बार सिचुएशन चेंज होता है तो अलग अलग चीजें सच्चाई बदलती है, ठीक है। तो जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होता जाता है आपका माइंड भी अकॉर्डिंगली चेंज होते रहना चाहिए, ताकि आप सिचुएशन में बेटर एडजस्ट कर सके, ठीक है। देखिए इट बिलीव्स दैट रियलिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये बताता है, प्रैग्मेटिज्म बताता है कि अच्छे से सस्टेन करने के लिए रियलिटी चेंज हो रही है, ठीक है। आज से 200-300 साल पहले हमारे इंडिया में इतना पॉल्यूशन नहीं था, इतना पॉपुलेशन नहीं था, लोगों के रहने का तरीका अलग था, बड़े बड़े घर हुआ करते थे, गांव हुआ करता था, और जॉइंट फैमिलीज हुआ करते थे, ठीक है। और अभी क्या है, अभी रियलिटी चेंज हो रही है, अभी जॉइंट फैमिलीज नहीं है, छोटे छोटे से घर है, पॉल्यूशन बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, तो ट्रूथ इज व्हाट वर्क्स। तो पहले क्या होता था कि पहले देयर वर नॉट इंटरनेट और नॉट देयर वर नो इंटरनेट, अभी इंटरनेट है, तो हमारा जो माइंड ऐसा होना चाहिए कि वी लर्न बेस्ट थ्रू अप्लाइंग आवर एक्सपीरियंस एंड थॉट्स टू प्रॉब्लम एज देयर राइज, की रियलिटी जब चेंज होती रहे तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आएंगे। तो 200 साल पहले प्रॉब्लम आती थी, अभी वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अभी दूसरे तरह की प्रॉब्लम है। तो हमारा माइंड ऐसा होना चाहिए कि हर बार जब सिचुएशन चेंज हो तो हम अपना एक्सपीरियंस अप्लाई करें और प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसी हिसाब से चेंज करते चले, दैट इज व्हाट इज प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, मैं इजीली से समझाने की कोशिश करती हूँ, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। देखिए ह्यूमंस आर एक्टिव बीइंग्स एंड हैव द एबिलिटी टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम थ्रू द लॉजिक ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड साइंटिफिक मेथड, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स एक्टिव बीइंग्स होते हैं, हम लोग के पास माइंड है, हमारे पास लॉजिक है, हमारे पास रीजन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे थ्रू लॉजिक ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड साइंटिफिक मेथड, ठीक है। साइंटिफिक मेथड से, एक्सपेरिमेंट से हम लॉजिक लगाएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और प्रैग्मेटिज्म के मेन थिंकर कौन कौन से हैं, प्लीज आई नीड टू हाईलाइट इट, जॉन डेवी, बार बार ये पूछा जाता है, जॉन डेवी इज द थिंकर ऑफ प्रैग्मेटिज्म,
और बाकी लोग किल पैट्रिक ये लोग हैं। तो टीचिंग मेथड इसमें कैसा होगा? टीचिंग मेथड कैसा होगा? टीचिंग मेथड ऐसा होगा कि फोकस ऑन अप्लाइंग नॉलेज, फोकस शुड बी ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर सिचुएशन चेंज होता रहा है, बार बार सिचुएशन चेंज होते रहेगा, तो हमें बच्चों को रटाना नहीं है ना। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिचुएशन चेंज नहीं हो रहा था, तो हम बच्चों को फैक्ट रटवा रहे थे, मास्टरी ऑफ फैक्ट करवा रहे थे रियलिज्म में। ठीक है, हम फैक्ट को मास्टर करवा रहे थे। कोई बड़ी मशीन कैसे रन करती है हम यह समझा रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या समझा रहे हैं, अगर उस बड़ी मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, बड़ी मशीन में अगर कोई 50 साल के बाद रस्टिंग हो जाए, प्रॉब्लम चेंज हो जाए, तो आप सॉल्व कैसे करोगे। तो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। समझ में आ रहा है? कुछ कंफ्यूजन होगा कहीं भी तो मुझे बताइए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नॉलेज अप्लाई करना है ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। एक्सपेरिमेंट कर करके हमें समझ में आ जाए कि सिचुएशन चेंज होते रहे तो दिमाग कैसे चेंज करें। अपने एक्सपीरियंस से हमें सीखना है। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट्स इन वर्किंग टुगेदर थ्रू एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर फ्यूचर करियर के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है, डेली लिविंग सिटीजनशिप के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है, ताकि लाइफ में जैसे जैसे जो चैलेंजेस आए वो चैलेंजेस को वो लोग क्रिएटिवली फेस करते रहें। हमें बच्चों को अगर हम रटवा देंगे तो हो सकता है कि लाइफ के चैलेंजेस फेस ना कर पाए, लेकिन प्रैग्मेटिज्म में बच्चे लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना सीखेंगे, बिकॉज that is what is truth will keep on changing and you have to be ready for that. Okay, next, existentialism। मुश्किल नहीं है, आसान है, थोड़ा सा और है। ठीक है, देखिए existentialism में क्या होता है, individual choice and individual standards are important rather than external standard or physical world। ये सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मजेदार है ये। ठीक है, सबसे मजेदार ये कह रहा है कि छोड़ो सब चीज को। आइडियालिज्म का ना आइडियाज को देखना है, नेचुरलिज्म में ना नेचर को देखना है, रियलिज्म में ना फिजिकल ऑब्जेक्ट को देखना है, और प्रैग्मेटिज्म में ना ही चेंजिंग ट्रूथ को देखना है। दैट इज व्हाट वी हैव रेड, राइट। ये बोलता है कि हम सिर्फ अपने आप को देखेंगे कि हमें क्या ठीक लग रहा है, हमें और कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, तो इंडिविजुअल चॉइस एंड इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। हर किसी को क्या फील होता है वो जरूरी है। किसी को आइडियलिज्म सही लग सकता है, किसी को प्रैग्मेटिज्म, किसी को रियलिज्म, वही सही है। आज के जमाने में क्या चल रहा है, आज के बच्चों को यही चाहिए कि भाई हम अपना खुद देख लेंगे। ठीक है, रेदर देन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड और फिजिकल वर्ल्ड। बाहर फिजिकल वर्ल्ड में क्या बोला जा रहा है नहीं मतलब है। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, बाहर की दुनिया क्या चाहती है। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या है, 16वें में 10वीं पास करो, 16 साल में 22 साल में शादी होनी चाहिए, या फिर 26 साल में जॉब होनी चाहिए। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड है ऐसा, पर एक्सटर्नल स्टैंडर्ड का भी हमें मतलब नहीं है। हमारे लिए अपना स्टैंडर्ड है और हमारी अपनी चॉइस है। ठीक है, वो यस, पीपल डू नॉट एक्सेप्ट एनीवन एल्स प्रीडिटरमाइंड फिलोसॉफिकल और एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, लोग किसी दूसरा का कोई अगर कोई अलग पर्सन कोई एक एजुकेशन सिस्टम ही बनाया है या किसी दूसरे का फिलॉसफी है तो हम उसे नहीं मानेंगे। ठीक है, कोई समथिंग इट वाज बाय दीपिका पादुकोण की माय चॉइस, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट कुछ ऐसा एक एड आया था माय चॉइस वाला, तो बस वही वहां पर वो एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी को डिफाइन करता है, राइट। rather than taking responsibility for deciding who they are and developing who they are। ठीक है, यहाँ पर लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हम ही डिसाइड करेंगे कि हमें क्या बनना है और हम खुद से डेवलप करेंगे। ये लोगों का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। फोकस इज ऑन फ्रीडम, यहाँ पे फोकस किसमें है, फ्रीडम पे है। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, इन एजुकेशन सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंसर्न शुड बी अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। एग्जाम में सीधा यही लाइन आएगा, सेंटेंस यही आएगा और लिखा हुआ रहेगा कि प्लीज चूज अबाउट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, और ऑप्शन दिए रहेंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, कुछ भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर दिस। तो सब्जेक्ट मैटर, तो बच्चों को जो भी पढ़ने, बच्चों की जो भी इच्छा हो, हम बच्चों को पहले से करिकुलम बच्चों पर थोपेंगे नहीं कि आपको साइंस, मैथ्स, इंग्लिश यही सब पढ़ना है। उनको बोलेंगे कि भाई आपको क्या पसंद है। समवन मे लाइक आर्ट्स, समवन मे लाइक फिलोसफी, समवन मे लाइक साइंस। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बच्चों के अकॉर्डिंग हम करिकुलम को डिजाइन करेंगे, राइट। दैट इज व्हाट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म। ह्यूमनिज्म में क्या होता है, ह्यूमनिज्म अब से सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ह्यूमनिज्म मतलब सिंपल, जैसे कि ह्यूमन है, हमें सबसे ज्यादा एक दूसरे के लिए हम एज अ ह्यूमन हमें एक दूसरे के लिए लव, केयर एंड रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए एक दूसरे के लिए।
because we as a human we all together exist in this world, right? So it is reasonable balance in life and regards humans as the center and measure of all human activities. इसलिए ये बताता है कि humans are the center. दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें कुछ बनना है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है? ह्यूमंस आर द सेंटर, ह्यूमंस आर द मेजर ऑफ ऑल एक्टिविटीज, राइट? ह्यूमंस से सेंटर है, हमारे वर्ल्ड में कुछ है तो सिर्फ ह्यूमंस है, ह्यूमंस के कारण ही वी आर डूइंग ऑल दोस थिंग्स, राइट? हमारे रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, पेरेंट्स है. ह्यूमैनिज्म बिलीव्स इन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स. तो ह्यूमैनिज्म क्या बोलता है? ह्यूमैनिज्म बोलता है इट बिलीव्स इन इंटरेस्ट्स एंड वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स. हर किसी का भला हो, ठीक है, हर किसी का भला हो. और वो था ना वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया आपका परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम, बस वही है ह्यूमैनिज्म, ठीक है. और सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, आपने सुना होगा, सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, मतलब हर कोई सुखी हो, हर कोई निरोग हो. That is what is humanism. Thus the life of a human being should be transformed so that welfare of all becomes the goal. हमें हर किसी का वेलफेयर का ध्यान रखना है. The form of learning is on self actualization. Self actualization मतलब क्या होता है पता है? Self actualization. What is the meaning of self actualization? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर 2 में भी पढ़ना है और इन जनरल भी आपको पता होना चाहिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब क्या होता है. कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं, हमारे पेरेंट्स कोई अगर देख लो या ग्रैंड पेरेंट्स, समटाइम्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी कह सकते हैं, आपके दादाजी कह सकते हैं कि उनका सपना था कि वो नेवी में जाए, वो नेवी में जाए, पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण नहीं जा सके. या कोई और भी कह सकता है कि मेरा तो अल्टीमेट सपना यही है कि मैं जॉब के बाद हिल्स में जाकर के अपना एक घर बनाऊं. कहाँ पे? हिल्स में जाकर के अपना एक घर बनाऊं. तो जो एक सपना होता है लाइफ का अल्टीमेट ड्रीम, जो कि करना हर कोई चाहता है, अल्टीमेट ड्रीम, बट बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनका फुलफिल होता है. उसी अल्टीमेट ड्रीम को कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. जो एट लास्ट आपको सब कुछ लाइफ में मिल जाए, उसके बाद भी आप करना चाहोगे लास्ट थिंग, उस चीज को फुलफिल करना इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है. आपके दादाजी का नेवी में जाना, या फिर आपका लास्ट में जॉब हो के बाद आफ्टर रिटायरमेंट हिल्स में जाकर के एक घर लेना और वहां पर सेटल होना, दैट इज व्हाट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है. तो द फॉर्म ऑफ लर्निंग इज अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब कि लोग अपना जो हाईएस्ट पोटेंशियल है जो वो लाइफ में करना चाहते हैं वहां तक पहुंच सके. यही होता है क्या? द फॉर्म ऑफ लर्निंग इन ह्यूमैनिज्म. हर कोई अपने लाइफ को खुल करके जिए, मैक्सिमम कैपेसिटी में जिए, ठीक है. दैट इज व्हाट इज ह्यूमैनिज्म. इट एडवोकेट्स कॉपरेशन, इसीलिए इसमें कॉपरेशन होना चाहिए. म्यूचुअल टॉलरेंस, एक दूसरे को हमें समझना है. म्यूचुअल टॉलरेंस मतलब क्या हो गया? आप फैमिली में हम हर किसी को टॉलरेट करते हैं. फैमिली में वी हैव म्यूचुअल टॉलरेंस, राइट. तो द वर्ल्ड इज अ फैमिली, राइट, एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद क्या होता है? देखिए, ह्यूमैनिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है. उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा जितने भी कॉन्सेप्ट है सबका एक दूसरे से डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए हाउ इट इज डिफरेंट. फिर देखिए एम्पिरिसिज्म. एम्पिरिसिज्म क्या होता है? एम्पिरिसिज्म ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड बस यहाँ पे नहीं, आपका यूनिट 2 जो रिसर्च है उसके बाद भी कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे या कहीं भी कुछ, तो ये वर्ड आपको कई बार मिलेगा. तो क्या होता है इस वर्ड का मीनिंग? तो हर इस वर्ड का मीनिंग सब जगह सेम ही होता है, ठीक है. देखिए, बस आप सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज होता है, बिल्कुल सेम होता है सब जगह. एम्पिरिसिज्म मतलब एम्पिरिसिस्ट क्लेम्स दैट sense experience is the ultimate source of all our concepts and knowledge. Empiricism मतलब कि आप जो एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू योर सेंस ऑर्गन, आप अपने सेंस ऑर्गन से जो भी एक्सपीरियंस करते हो वही है अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉलेज. हमें अगर जितनी भी हमें सारे कॉन्सेप्ट समझने, हमें दुनिया की सारी नॉलेज हासिल करनी है, तो जो हम एक्सपीरियंस करके हासिल करते हैं, एम्पिरिज्म मतलब एक्सपीरियंस, जो हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू एक्सपीरियंस करके हासिल करते हैं वही होता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज. एक्सपीरियंस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, बस यही है एम्पिरिसिज्म, ठीक है. आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में भी. अब देखते हैं जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है. क्वेश्चन आया है यूजीसी नेट में इससे रिलेटेड. सिंपल सा एक क्वेश्चन आया था. इट बिलीव्स दैट होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, ठीक है. सम ऑफ इट पार्ट्स से ज्यादा बड़ा है, 2 और 2 5, बस यही है जेस्टाल्ट साइकोलॉजी. 2 + 2 = 5, 2 और 2 5 जो कहते हैं, इसका
बस यही चीज है कि अगर हम जो चीजों को छोटे छोटे पार्ट में रखेंगे तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होंगे जितना कि हम सबको जोड़ देंगे तो वो इम्पोर्टेंट होंगे. दैट इज व्हाट इज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी. फॉर एग्जांपल इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में देयर आर सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, सिस्टम, सबको हम अलग अलग करके रख देंगे तो हम एक इंसान की तरह फंक्शन करेंगे क्या? नहीं. लेकिन सम ऑफ दिस कंपोनेंट अगर सबको मिला दिया जाए तो देखिए तो एक ह्यूमन बॉडी तैयार होगी जो कि पूरा ready है, right, is greater than sum of its part. This is because all parts are interrelated to each other. सारे parts एक दूसरे से interrelated है तो हम तोड़ तोड़ के क्यों रखेंगे, हम सबको join कर देते हैं and see it is working how it is working. ठीक है, तो that is what is Gestalt psychology. ठीक है, okay. Next is eclectic philosophy. बस I think ये last है eclectic philosophy. ठीक, मेरा फोकस, मैं इस चीज पे फोकस कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए पहला चीज और दूसरा आप भूले नहीं. ठीक, इक्लेक्टिक फिलोसफी में क्या होता है? इक्लेक्टिज्म इज नथिंग बट फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल सोर्सेस. इक्लेक्टिक फिलोसफी पे क्या बताती है कि जो नॉलेज है उसको फ्यूजन मतलब जोड़ देना. जितने भी सोर्सेस से हमें नॉलेज मिल रहे हैं सबको हमें क्या करना है? कंबाइन करना है. ठीक है, इट इज अ पेक्यूलियर टाइप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी. पेक्यूलियर मतलब थोड़ा अजीब तरह का एजुकेशनल फिलोसफी है विच कंबाइंस ऑल गुड आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम वेरियस फिलोसफीज. ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि बच्चों को कौन कौन सी फिलोसफीज पढ़ानी, तो सारी अच्छी अच्छी चीजें बहुत सारे डोमेन से सिलेक्ट करके हम लाते हैं और करिकुलम को डिजाइन करते हैं. दैट इज व्हाट इज एक्लेक्टिक फिलोसफी. ठीक है, देखिए there are many more philosophies of education. Each of the philosophies have its contributions and limitations. ठीक, देखिए यहाँ तक ही इक्लेक्टिव फिलोसफी. ठीक है, देखिए उसके बाद क्या बता रहे हैं, एक सिंपल सा एक सेंटेंस है अलग सा कि इसी तरह जैसे कि हमने बहुत सारी फिलोसफीज पढ़ी, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म. ठीक है, फिर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इस तरह बहुत सारे फिलोसफीज होती हैं एजुकेशन की. हर किसी का अपना कंट्रीब्यूशन है, हर किसी का कुछ ना कुछ लिमिटेशन है और कोई भी फिलोसफी अपने आप में कंप्लीट नहीं है. ठीक है, हम किसी भी फिलोसफी को लेकर के एजुकेशन सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकते 100%. हमें बहुत सारी सिचुएशन को भी ध्यान रखना होगा. ठीक, तो उसके बाद फिर देखिए तो हम एक इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से ग्रो हुआ, प्रॉस्पर हुआ, ये भी हमें पढ़ना है. ठीक है, तो ये सब खैर हम लोग थोड़ा डिटेल में लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम में. लेकिन अभी आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कैसे इंडिपेंडेंस के बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम ग्रो किया है. तो हाँ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन सबसे पहले ये था. यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब आया था? ये 1948, चेयर्ड बाय डॉक्टर एस राधा कृष्णन. ठीक है, इसको हम लोग राधा कृष्णन कमेटी भी कहते थे. यूनिवर्सल एजुकेशन कमीशन सबसे पहले यही आई थी. आजादी के बाद सबसे पहले ये आई थी, डॉक्टर राधा कृष्णन जी लाए थे और इसको हम लोग राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं. ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, इट वाज द वेरी फर्स्ट एजुकेशन कमीशन टू डिजाइन द स्कीम ऑफ एजुकेशन ऑल ओवर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. उसके बाद आया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन. ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो था वो 1952 में आया था और इसमें कौन थे? मुरलीधर जी थे इसके चेयरमैन. फिर नेशनल एजुकेशन कमीशन भी आया था, डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी इसके फिर से चेयरमैन थे. कोठारी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोठारी कमीशन, इसके बारे में भी लोग बाद में पढ़ेंगे. इसमें भी डॉक्टर डीएस कोठारी जी थे और वो थे इसके चेयरमैन. और 1 सेकेंड, और क्या होता कोठारी कमीशन से ही जो आज का 10+2 प्लस फिर बीटेक या बीबीए या बीकॉम 10+2+3 का जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम यही कोठारी कमीशन में ही डिसाइड हुआ था 1965 में. इसी ने इसी चीज को कंपलसरी किया था. ठीक है, 10+2+3 सिस्टम को. फिर हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में. फिर अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है 2020 में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है. राइट, तो ये सब के बारे में खैर हम लोग लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम के डिटेल से. अभी एक बेसिक आइडिया दे दिया मैंने. अब देखिए, अब चलिए अब कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं. ठीक है, कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं. देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रोसेस आर गिवन लिस्ट इंपॉर्टेंस इन. इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अगर हम लर्निंग इंपॉर्टेंस में हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सबसे कम इंपॉर्टेंस किस में देते हैं?
नेचुरलिज्म में, रियलिज्म में, आइडियलिज्म में या फिर प्रैग्मेटिज्म में? हमारा आंसर हो जाएगा आइडियलिज्म। ठीक है, आइडियलिज्म में सबसे कम डिफरेंस, सबसे कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है आइडियलिज्म में, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ध्यान किसमें देना है? आइडिया पे ध्यान देना है कि बच्चों में आइडिया डेवलप करने की कैपेसिटी डेवलप हो रही है कि नहीं। बच्चों की जो फोकस होता है स्टडी का, वो फोकस किस में होता है? फोकस इज ऑन माइंड, फोकस इज ऑन डेवलपमेंट ऑफ माइंड सो दैट दे कैन थिंक क्रिएटिवली, वो ज्यादा से ज्यादा ब्राइट और क्रिएटिव तरीके से सोच सके। ये हमारा फोकस होता है किसमें? आइडियलिज्म, राइट। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज गिवन लिस्ट इंपॉर्टेंस इन आइडियलिज्म। और अगर यहाँ पे रहता मोस्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस सबसे ज्यादा किसमें इंपॉर्टेंस माना जाता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ पर मोस्ट रहता तो हमारा आंसर क्या हो जाता? एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसमें कि मैंने आपको बताया था, अभी मुझे याद आया, माई लाइफ माई चॉइस। हर किसी को जो है वो फोकस इज ऑन फ्रीडम। एग्जिस्टेंशियलिज्म में क्या होता है? फोकस फ्रीडम पे होता है कि, और जो सब्जेक्ट मैटर होता है, सब्जेक्ट मैटर शुड बी अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। ये हमने बताया था एग्जिस्टेंशियलिज्म में, सब्जेक्ट मैटर शुड बी अ थिंग ऑफ पर्सनल चॉइस, राइट। जहाँ पे कि इंडिविजुअल चॉइस और इंडिविजुअल स्टैंडर्ड ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि स्टैंडर्ड और ना ही कोई फिजिकल वर्ल्ड का कोई दूसरा चॉइस, राइट। ये हमने देखा था इसमें। तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस एग्जिस्टेंशियलिज्म में होती है, सबसे कम इंपॉर्टेंट आइडियलिज्म में होती है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इट बिलीव्स दैट द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, व्हाट इज इट? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इक्लेक्टिक फिलॉसफी, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ द अबव। नंबर 2 का आंसर होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, क्या होगा आंसर? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, राइट। इसमें हमने देखा था ना कि सम ऑफ द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। फॉर एग्जांपल, इन ह्यूमन बॉडी देयर आर सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम एटसेट्रा। द सम ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, राइट। सिंपल है, हो गया, ओके। 2 और 2 5 का मैंने एग्जांपल दिया था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब देखते हैं नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ आइडियलिज्म? आइडियलिज्म का फादर कौन है? आइडियलिज्म में क्या था? आइडियाज आर सुप्रीम इम्पोर्टेंट। दुनिया में सिर्फ आइडिया ही है जो कि अल्टीमेट रियलिटी है। माइंड को हमें ऐसे, करिकुलम को ऐसे डिजाइन करना है ताकि माइंड की थिंकिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो, माइंड का क्रिएटिवनेस इंक्रीज हो, राइट। तो जैसे कि मैंने बोला था, मेरे लिए निमोनिक्स है, मैंने एएल, यहाँ पे भी एएल है। जिस तरीके से मैंने याद किया था, आइडियलिज्म का क्या होगा? प्लेटो होगा। आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। और एरिस्टोटल किसके हैं? देखते हैं आगे। Who is the father of realism? Who is the father of realism? तो रियलिज्म में फादर कौन है? एरिस्टोटल, राइट। रियलिज्म में हमने क्या देखा था? रियलिज्म में देखा था कि अल्टीमेट रियलिटी इज द वर्ल्ड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, द थिंग विच वी कैन टच। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ रियलिज्म। आर है। खैर, आपको जैसे भी याद करना है, दिस मे नॉट बी करेक्ट फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which theory says that subject matter of classroom should be a matter of personal choice? बहुत इजी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्लासरूम शुड बी मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। ठीक है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं आएंगे। अगर आपको थ्योरी समझी भी है ना, तो फिर ये जो स्टेटमेंट है ये मुश्किल नहीं रहेगा, आप तुरंत पकड़ लोगे। नेचुरलिज्म में वी वर्शिप नेचर, वी प्रैक्टिस नेचर। हमारे लिए नेचर ही सब कुछ है। द सन, द मून, द सॉइल, एयर, यही सबसे रियलिटी बनती है और कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। रियलिज्म मैंने भी बताया, आइडियलिज्म भी पता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म जिसमें कि क्या होता है? इंडिविजुअल चॉइस, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। माई लाइफ माई चॉइस वाला चीज यहीं पर है एग्जिस्टेंशियलिज्म में, और वही यहाँ पर बताया जा रहा है, राइट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। व्हाट इज ट्रू अबाउट एजुकेशन? एजुकेशन के बारे में क्या क्या चीजें सही है? तो एजुकेशन सोसाइटी को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या है एजुकेशन में, लर्निंग में, टीचिंग में, वो सारी चीजें में क्या डिफरेंस है।
टीचिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टीचिंग क्या होता है ये सब कुछ स्टार्ट करेंगे. और इट इन्वॉल्व्स लर्निंग. बिल्कुल एजुकेशन जो प्रोसेस होता है, एजुकेशन प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगा? एजुकेशन प्रोसेस को चलाने के लिए हमें लर्निंग चाहिए. बिना लर्निंग के एजुकेशन कंप्लीट ही नहीं हो सकते. हम सीखेंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम एजुकेशन अगर हमें इनेबल करेगी कि हम यूपीएससी एग्जाम के लिए करें और आईएएस बने, तो उसके लिए हमें लर्निंग को फैसिलिटेट करना पड़ेगा अपने माइंड में, तभी एजुकेशन कंप्लीट होगा. इट शेप्स बिहेवियर एंड कंडक्ट. बिल्कुल सही. एजुकेटेड पर्सन का बिहेवियर और कंडक्ट अनएजुकेटेड से बिल्कुल अलग होता है, जबकि उसे सिखाया नहीं जाता कि आपको ऐसे बिहेव करना है. बट एजुकेशन चेंजेस द माइंड इन सच अ वे दैट यू लर्न हाउ टू बिहेव एंड हाउ व्हाट शुड बी योर कोड ऑफ कंडक्ट. राइट. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. द मेन रोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो वाज. प्लेटो ने क्या बोला था कि एजुकेशन का मेन रोल क्या होना चाहिए? प्लेटो ने किसके बारे में बताया था? आइडियलिज्म. ठीक है, आइडियलिज्म के बारे में बताया था. टू डेवलप द पावर ऑफ कॉन्टेम्पलेशन, टू स्ट्रेंथन द स्टेट, टू डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल. तो हमारा आंसर इनफैक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव. प्लेटो ने आइडियलिज्म में बताया था टू डेवलप द पावर ऑफ कॉन्टेम्पलेशन. कॉन्टेम्पलेशन मतलब किसी भी चीज को कॉन्टेम्पलेट करना, मतलब समझना. ठीक है, उसमें गहराई से उस चीज को जानना, तो वो तो होगा ही. टू स्ट्रेंथन द स्टेट, टू स्ट्रेंथन द स्टेट ऑफ माइंड होगा शायद, यहाँ पर ये इनकम्प्लीट है, तो ये तो होगा ही कि टू स्ट्रेंथन द स्टेट ऑफ माइंड. आइडियलिज्म में हमें आइडिया को डेवलप करना है, तो हमारा फोकस किसमें है? माइंड पे है. टू डेवलप पर्सनैलिटी ऑफ इच इंडिविजुअल. अब जब ये दोनों सही है और आइडियलिज्म में अगर हम माइंड पे फोकस करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी, क्योंकि हमारा माइंड ओपन अप होगा, हम ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव होंगे, तो हमारी पर्सनैलिटी भी क्या करेगी? डेवलप करेगी. तो हमारा तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. लैंग्वेजेस. अब देखिए लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज इंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट, सिस्टम ऑफ सिंबल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मीडियम टू एक्सप्रेस एक्सपीरियंसेस, मीडियम फॉर सेल्फ एनहांसमेंट. इंग्लिश ही हो गया, हिंदी ही हो गया. क्या होता है लैंग्वेज को? हम क्या कहते हैं? देखिए, तो इंस्टिंक्टिव डेवलपमेंट. इंस्टिंक्टिव डेवलपमेंट जो होता है उसके लिए लैंग्वेज को यूज करना जरूरी नहीं है. कोई भी चाइल्ड हो गया, ठीक है, कोई बच्चा ही हो गया, उसका डेवलपमेंट जो होता है उसमें लैंग्वेज की जरूरत होती क्या है? इंस्टिंक्टिव मतलब इंस्टिंक्ट को डेवलप करना, मतलब कि किसी भी तरीके से आप कम्युनिकेट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझ लीजिए आप. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बच्चा इशारा करता है कि उसे मम्मा के पास जाना है, या फिर उसे कुछ टॉयज चाहिए, या फिर उसे भूख लगी है, तो ही इज नॉट यूजिंग लैंग्वेज, ही इज यूजिंग बॉडी लैंग्वेज एंड सम एक्शंस. तो उसी को हम यहाँ पे इंस्टिंक्ट बोलेंगे. तो जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसमें लैंग्वेज की जरूरत तो नहीं होती. सिस्टम ऑफ सिंबल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो लैंग्वेज इज नॉट ओनली अ सिस्टम ऑफ सिंबल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है. इससे बड़ा चीज है लैंग्वेज. ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होगा लैंग्वेज का. मीडियम टू एक्सप्रेस एक्सपीरियंसेस, ये सही लग रहा है. फिर मीडियम फॉर सेल्फ एनहांसमेंट. तो लैंग्वेज इज नॉट ओनली अ मीडियम फॉर सेल्फ एनहांसमेंट. सेल्फ एनहांसमेंट के लिए लैंग्वेज जो है वो हम कम्युनिकेट करने के लिए भी यूज करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए भी यूज करते हैं, नॉट ओनली फॉर सेल्फ एनहांसमेंट. तो ये भी नहीं होगा. और ये बस सिस्टम ऑफ सिंबल नहीं होता, लैंग्वेज के थ्रू हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. क्वेश्चन नंबर सी, पॉइंट नंबर सी होगा मीडियम टू एक्सप्रेस एक्सपीरियंसेस. लैंग्वेज से हम अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करते हैं मेनली. लैंग्वेज नहीं रहेगा तो हम अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सिस्टम ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो आपके क्या होता है, रोड क्रॉस करना होता है तो ऐसे साइन बना हुआ रहता है, तो वो भी तो एक सिंबल है, राइट? दिस इज ऑल्सो सिंबल एंड इट इज हेल्पिंग अस टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. रोड पे आपको ये साइन मिला होगा, ठीक है, और ये एक सिंबल है और ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है. पर क्या एक लैंग्वेज है? ये एक लैंग्वेज तो नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये गलत. राइट, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पॉइंट नंबर सी. ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल और कॉलेज कैन बी मेजर्ड थ्रू. स्कूल और कॉलेज में एजुकेशन के बारे में हमने पढ़ा, तो एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है ये कैसे मेजर करेंगे?
मैन पावर, टीचिंग एंड प्रिंसिपल अवेलेबल, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल, स्टूडेंट अचीवमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। 9 का डी। एग्जाम में डाउट पता है क्या होगा? एग्जाम में डाउट क्या होगा? लगेगा कि स्टूडेंट अचीवमेंट तो पक्का होगा। किसी भी स्कूल का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है वो तो स्टूडेंट अचीवमेंट से ही पता चलेगा, ये तो इम्पोर्टेंट है। फिर मैन पावर, तो डाउट ये रहेगा कि सी में टिक करें या फिर डी में टिक करें। ठीक है, हो सकता है कि कुछ बच्चों को ऐसा डाउट हो जाए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। स्टूडेंट अचीवमेंट तो कंपलसरी है। ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ना हो। हमारे गांव में स्कूल्स हुआ करते थे, बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं थी, बट वहाँ के स्टूडेंट्स काफी एक्सेलेंट थे। ठीक है, मैन पावर, टीचर एंड प्रिंसिपल अवेलेबल, हाँ ये भी होना चाहिए, ये तो जरूरी है, बट दीज एंड दीज अलोन आर नॉट इम्पोर्टेंट। तीनों को मिला करके होगा, तब पता चलेगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्कूल और कॉलेज में कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। रिसाइटेशन इज बेनिफिशियल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? रिसाइटेशन में क्या होता है? हम बार बार बोल बोल कर किसी चीज को याद करते हैं। बचपन में हमें बोला जाता था पोएम रिसाइट करो, और फिर हम बार बार पढ़ पढ़ के पोएम को याद करते थे, राइट? तो बार बार पढ़ पढ़ के चीजों को याद करना, तो ये किस चीज में बेनिफिशियल होता है? एट द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग, एज अ प्रिपरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेस्ट, एट द टाइम ऑफ लर्निंग, एट द एंड ऑफ लर्निंग। जैसे कि मैं अभी आपको रिसाइट करा रही हूँ, क्या रिसाइट करा रही हूँ? प्लेटो इज द फादर ऑफ आइडियलिज्म, या फिर एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ रियलिज्म। तो मैं ये क्या कर रही हूँ? मैं आपको रिसाइट करा रही हूँ, किसे बार बार पढ़िए और याद कीजिए। दिस इज व्हाट इज रिसाइटेशन। तो ये कब इंपॉर्टेंट है? तो दिस इज इंपॉर्टेंट एट द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग। कभी भी कहीं भी चीज में जो कुछ कुछ चीजें क्या होती है कि इस तरीके से अगर याद करनी पड़ जाए, क्योंकि कुछ कुछ फैक्ट्स हमें याद करने पड़ते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम में आपसे 2 चीजें उम्मीद की जाती है। पहला कि आपको कॉन्सेप्ट्स पूरे याद हो, कॉन्सेप्ट सब समझा हुआ हो, और कुछ कुछ चीजों में फैक्ट्स भी याद हो। जैसे कि कई बार पूछा जाता है कि कुछ साइंटिस्ट ने क्या डेवलप किया था, साइंटिस्ट का नेम, कोई रेवोल्यूशन किस ईयर में हुआ था, किस थिंकर ने कौन सी मैनेजमेंट की बुक लिखी, तो उसमें क्या होगा? इसमें आपको फैक्ट्स भी याद करना है। तो यूजीसी नेट कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स दोनों पे फोकस करता है कि आपको दोनों चीजें ही याद होनी चाहिए। ठीक है, तो फैक्ट्स को आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्स को रिसाइट करना पड़ेगा। पर फैक्ट्स को हम लोग रिसाइट मोस्टली एट द बिगिनिंग ऑफ द लर्निंग कहते हैं। हमें शुरू में ही याद हो जाएगा और फिर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो मे बी वी विल नॉट फॉरगेट इट, हम उसे फिर नहीं बोलेंगे। एज ए प्रिपरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेस्ट, आप बस टेस्ट के लिए बस प्रिपेयर करते समय याद करो तब तो नहीं होगा ना, आपको शुरू में ही सीखना होगा अच्छे से। Although most of the students do this, but the effective process is this: at the time of learning, नहीं, at the beginning of learning. At the end of learning ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सबसे ज्यादा भूलने का चांस होता है। At the time of learning आपको कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट समझना है आइडियलिज्म का और रियलिज्म का, राइट? लेकिन शुरू में आपको ध्यान देना है कि आपकी रिसाइटेशन वाली चीजें हो जाए एट द बिगिनिंग ऑफ द लर्निंग। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स।